ओके, शुरू करते हैं हम लोग। स्टोरी ऑफ इंग्लिश बुक का 3rd चैप्टर, बेसिकली क्लास 12 का पहला चैप्टर यही है, ठीक है। इसके पहले जो हम लोगों ने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पढ़ा है, ये आपका 11th में होता है। मैंने पहले वीडियो में ही बता दिया है कि 1, 2, 7, 8, 9 ये आपका 11 का चैप्टर है, और 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11 ये 12 के चैप्टर्स हैं। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे पूरा, ठीक है, क्योंकि मेरे हिसाब से आप 11th में या 12th में हैं, इस बुक पर अगर आप फोकस करेंगे तो ये आगे भी आपके काम आएगा। एक बेसिक नॉलेज होगा आपको इंग्लिश के बारे में। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3, ओल्ड इंग्लिश। देखिए, जैसा कि हम लोगों ने इसके पहले पीछे के 2 चैप्टर्स में पढ़ा है कि एंग्लो सैक्सन्स लगभग 5वीं शताब्दी में आए ब्रिटेन नाम की जगह पर, जिसे मेनलैंड ब्रिटेन कहा जाता था, और वहां आने के बाद उनका अपना एक राज हो गया। तो धीरे धीरे उन लोगों ने देश का नाम और वहां के भाषा का नाम रख दिया। देश का नाम इंग्लैंड और भाषा का नाम इंग्लिश रख दिया। धीरे धीरे इसकी मतलब पकड़ बढ़ती चली गई, और आगे देखने को मिला कि मतलब इनका साम्राज्य बढ़ता चला गया। लेकिन एक चीज और आप लोगों को मैं बताऊंगा कि कई सारे देशों में पुराने जमाने में कई प्रकार के आक्रमण हुए। अब जैसे एंग्लो सैक्सन ने आक्रमण किया, उसके पहले भी आक्रमण हुआ होगा। तो अलग अलग दुनिया के अलग अलग देशों में, मतलब दुनिया के अलग अलग देशों में आप देख सकते हैं कि सभ्यताएं कई बार बदली, या यूं कहिए कि अलग अलग, जैसे हमारे देश में कभी मौर्य वंश का शासन रहा, कभी गुप्त वंश का, कभी चोल वंश का, कभी मुगल का, कभी अंग्रेजों का शासन रहा, और हर किसी के शासन में कुछ ना कुछ अलग उस देश में हुआ। भाषाई रूप से, सांस्कृतिक रूप से, रहन सहन के रूप से, राजकाज के रूप से बहुत सारी चीजें अलग हुई। तो इंग्लैंड में जब एंग्लो सैक्सन आए तो भी वहां पे कुछ ना कुछ बदला। क्या बदला? तो वहां पे इनके आने से पहले सेल्टिक प्रजाति के लोग रहते थे। कौन रहते थे? सेल्टिक प्रजाति के लोग। तो सेल्टिक प्रजाति के लोग जो थे वो उतने ज्यादा लड़ाकू या उतने ज्यादा खूंखार टाइप के लोग नहीं थे। उन लोगों ने बेसिकली अपनी रक्षा के लिए, जो जिनका पहले शासन था, उनसे अपने आप को बचाने के लिए इन लोगों ने संपर्क किया सैक्सन्स लोगों से। ये लोग बेसिकली नॉर्थ और वेस्ट यूरोप में रहते थे। कहां रहते थे? नॉर्थ और वेस्ट यूरोप में। तो नॉर्थ और वेस्ट यूरोप, जहां आज के डेट में जर्मनी, हॉलैंड, डेनमार्क या स्कैंडिनेविया जैसे देश पाए जाते हैं, या उन लोगों, मतलब इन नामों के देश वहां पे मौजूद हैं। ये लोग वहीं के थे। इन लोगों को उन लोगों ने बुलाया अपने देश में कि आइए आप हमारी सहायता कीजिए। लेकिन जब एंग्लो सैक्सन्स को ये लगा कि अरे यहां तो हम लोग राज कर सकते हैं, तो कमजोर हैं, तो इन लोगों ने धीरे धीरे क्या किया, उनको भगाना शुरू किया और खुद ही वहां राज करना शुरू किया। लेकिन निश्चित है कि जब उन्होंने इनकी सहायता ली, तो जब इन्होंने उनके ऊपर ही कब्जा कर लिया, तो उन्होंने फिर दूसरों की सहायता ली। तो ऐसे लगातार हर 50, 100, 200 सालों में कुछ ना कुछ बड़े युद्ध वहां होते रहे। लेकिन 400-500 सालों तक उतार चढ़ाव देखा जाए तो ओल्ड इंग्लिश का टाइम रहा। क्यों? क्योंकि उसमें छोटे मोटे युद्ध हुए। लेकिन 449 ईस्वी से लेकर 1066 ईस्वी का दौर जो बताया जाता है ओल्ड इंग्लिश का, और इसके बाद 1150 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी तक का मिडिल इंग्लिश का, तो इसके बीच में 100 सालों के आसपास का गैप है। ये गैप इसलिए है क्योंकि फ्रेंच के लोग, मतलब उसको नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के नाम से जानते हैं, फ्रेंच लोगों ने आक्रमण करके वहां अपना कब्जा कर लिया। वो लोग थोड़े मजबूत थे, तो 90-100 सालों तक उनका राज रहा, और फिर उसके बाद ये लोग अंग्रेज वापस अपने सत्ता में और शक्ति में आ गए। तो ये सारी चीजें ही हम लोग आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। मैं आप लोगों को ओल्ड इंग्लिश के आज मैक्सिमम पार्ट को पढ़ाता हूं, ठीक है। आप लोग बुक अपने हाथों में रख लीजिए ताकि लाइन बाय लाइन आप लोग मिला सके। द फर्स्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश इज रेफर्ड टू बाय वन ऑफ द फॉलोइंग नेम्स। कहता है जो अंग्रेजी के इतिहास का पहला पीरियड, ओल्ड इंग्लिश पीरियड 449 से 1066 ईस्वी तक का है, वो दिए हुए 3 नामों में से किसी भी एक नामों से रेफर किया जा सकता है। ओल्ड इंग्लिश, एंग्लो सैक्सन एंड एंग्लो सेल्टिक। ओल्ड इंग्लिश इसलिए क्योंकि ये पूरा दौर ही ओल्ड इंग्लिश के नाम से जाना जाता है। एंग्लो सैक्सन इसलिए क्योंकि इनके आने के बाद अंग्रेजी आई, और एंग्लो सेल्टिक वर्ड भी, या वो ये नाम भी इसलिए प्रचलित होता है क्योंकि एंग्लो सैक्सन्स ने इन्हीं के ऊपर अपना कब्जा किया था। However, the earlier 2 names are more popular and used more often. इसके बावजूद कि हम लोग 3 नाम की चर्चा कर रहे हैं, मुख्य रूप से 2 ही नाम ज्यादा पॉपुलर हैं और ज्यादा प्रयोग में आते हैं, ओल्ड इंग्लिश और एंग्लो सैक्सन। एंग्लो सेल्टिक को उतना ज्यादा हम लोग वैल्यू या उतना ज्यादा यूज नहीं करते। द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश बिगिंस विद द कमिंग ऑफ एंग्लो सैक्सन्स फ्रॉम यूरोप टू मेनलैंड ब्रिटेन। ये जो ओल्ड इंग्लिश का जो इतिहास है वो शुरू कब से होता है, या यूं कहिए अंग्रेजी का इतिहास शुरू कब से होता है? ये तब से शुरू होता है जब
यूरोप के उत्तर और पश्चिम भाग से एक जनजाति आई मेनलैंड ब्रिटेन में, जिसे हम लोग एंग्लो सैक्सन कहते हैं। चूंकि ये 3 अलग अलग प्रजातियां थी लेकिन एक ही समूह में, एक ही से काफी से मिलती जुलती थी, इसलिए हम लोग एंग्लो सैक्सन कहते थे। दिस पीरियड इज फ्रॉम AD 449 टू AD 1066। ये जो दौर है वो 449 ईस्वी से लेके 1066 ईस्वी तक का माना जाता है। यानी 449 ईस्वी में वो आक्रमण जब एंग्लो सैक्सन आए और 1066 ईस्वी में वो आक्रमण जब फ्रेंच लोग आए। तो एंग्लो सैक्सन का आना और फ्रेंच का आना, इसके बीच का जो समय है ये ओवरऑल ओल्ड इंग्लिश का पीरियड है। These two dates signify two major invasions that changed the course of history। ये जो 2 डेट्स बताए गए हैं 449 और 1066, ये उन 2 मुख्य डेट्स में से हैं जिन्होंने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। पहले सेल्टिक लोग थे, वहां से धारा। अच्छा आप जरा ऐसे सोचिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि एक नदी बह रही। अभी कुछ सालों पहले केदारनाथ या बद्रीनाथ जाने में एक घटना हुई थी, बाढ़ आ गई थी। एक भागीरथी नदी है जो काफी दिनों से सूखी हुई थी। इसलिए सूखी हुई थी क्योंकि बरसात कम हो रहा होगा या स्नोफॉल कम हो रहा होगा। तो लोगों ने क्या किया, वहां घर बना के रहना शुरू कर दिया। यहां तक कि नदी को इतना पतला कर दिया जैसे लगे कि नाला भर का जगह छोटा हुआ है। तो जो लोग बाद में पैदा हुआ होंगे उनको तो यही लगता होगा ना कि यहां तो नदी थी ही नहीं, यहां तो घर है। लेकिन एक ही बार बादल फटा और नदी ने अपना पुराना रास्ता पकड़ लिया, और इस गति से पकड़ा कि वहां आसपास नदी की जो जमीन थी उसमें बने हुए सारे घर, होटल्स ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। और अब जो पीढ़ी पैदा होगी उसको लगेगा यहां तो कोई घर ही नहीं है। तो एक घटना जब सूख गई तो घर बन गए, और एक घटना तब जब घर तहस नहस हो गए और प्रकृति ने फिर अपना जगह वापस ले लिया। समझ में आई बात? तो इसी तरीके से सेल्टिक लोग थे, सेल्टिक लोगों के बाद सैक्सन आए तो एक पूरी धारा बदल गई, और फिर इनके बाद फ्रेंच लोग आए तो लगभग 100 सालों तक क्या उसका असर बाद में भी देखने को मिला भाषा के ऊपर, तो एक धारा फिर से बदल गई। कहते हैं द एंग्लो सैक्सन्स वर फायरस warlike tribes from Europe and their invasions in 449 changed the Celtic Britain into Germanic England। कहते हैं कि ये जो एंग्लो सैक्सन्स थे ये फायरस, लड़ाकू टाइप के लोग थे, वार लाइक पीपल, यानी हमेशा युद्ध वगैरह लड़ते रहते थे। देखिए पहले 2 तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं जो शांतिपूर्वक मांग के खाते हैं या खेती करके खाते हैं या बिजनेस व्यापार करके खाते हैं। देखिए समुद्री मार्ग से पहले 2 तरीके के लोगों का आवागमन होता था। एक वो जो मसाले या कपड़े या रेशम कुछ या एक जगह से खरीदते थे और दूसरी जगह बेचते थे, और एक थे समुद्री लुटेरे जो उन रास्तों में जो लोग भी आते जाते थे तो उनके ऊपर आक्रमण करके और उनसे, हाँ इसके लिए आप लोग जब हिस्ट्री पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि कई प्रकार के बड़े बड़े पानी के जहाज बने जिसमें बाद में तोप वगैरह सब लगा दिए गए, जिससे क्या हुआ कि वो लोग अपने आप को सुरक्षित बचा पाते थे। भाई मान लीजिए कि मैं व्यापारी हूं, रास्ते में जा रहा हूं सामान लेके बेचने के लिए, फिर उधर से पैसे भी लेके आऊंगा, लेकिन बीच में लुटेरे ताक में रखे हुए हैं, तो अगर मान लीजिए मेरे पास बंदूक है तो मैं अपने आप को बचा भी सकता हूं। तो 2 तरीके के प्रजाति होते थे, एक घूमते फिरते थे, लेकिन ये शांत वाले प्रजाति नहीं थे एंग्लो सैक्सन्स, ये युद्ध लड़ने वाले प्रजाति थे। तो ये लोग जब आए इंग्लैंड में आक्रमण किए तो इनके आने के बाद वो इलाका पूरी तरीके से बदल गया। वो अब सेल्टिक ब्रिटेन से जर्मनिक इंग्लैंड बन गया, यानी सेल्टिक लोगों का वो ब्रिटेन था लेकिन अब जर्मनी के लोगों का वो क्या बन गया, इंग्लैंड बन गया। देखते हैं हर कई शहरों के नाम, कई देशों के नाम कई बार बदले। जो राजा रहा उसने अपनी ताकत से पूरा स्वरूप क्या कर दिया, बदल दिया, हर चीज बदल दिया। द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट इन AD 1066 रिजल्टेड इन द इन्फ्यूजन of a large number of French words into the vocabulary of English from Europe to mainland Britain। कहता है कि 1066 ईस्वी में एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ जिसे नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट कहते हैं, जिसमें नॉर्वे के जो लोग हैं, जो फ्रेंच लोग थे, इन लोगों ने विजय हासिल की। अब जब इन लोगों ने विजय हासिल की तो आप ऐसे सोचिए कि मान लीजिए मुझे पीला रंग पसंद है, तो मैंने क्या किया, पूरे घर को या पूरे मोहल्ले को पीले रंग से रंगवा दिया। लेकिन कुछ सालों के बाद मेरा राज खत्म हो गया, अब दूसरे घर उसको नीला रंग पसंद था, उसने क्या किया, पूरे शहर को नीला रंग में बदल दिया। फिर तीसरा आया, उसको गुलाबी रंग पसंद था, उसने पूरे शहर को पिंक सिटी बना दिया। तो कहने का मतलब ये कि सेल्टिक लोगों के बाद सेक्शन आए तो उन्होंने भाषा और शहर हर चीज में बदलाव किया। अब नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ, फ्रेंच लोग आए। तो ये जो हम लोग चूंकि लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, हमें देश और शहर से मतलब नहीं, हम लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, तो हमें लैंग्वेज में हुए परिवर्तन को जानना है। तो सेल्टिक लोगों की भाषा में किसने परिवर्तन किया, एंग्लो सैक्सन ने। लेकिन एंग्लो सैक्सन की भाषा में परिवर्तन कैसे हुआ, फ्रेंच आने से। लेकिन ये परिवर्तन कैसे हुआ, जरा एग्जांपल समझिए। हम लोग अंग्रेजी बोलते हैं आज,
तो हमारे पास जितने भी शब्द हैं लाइक बालकनी, चॉकलेट, बनाना, वायरस, स्केलेटन, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आगे के चैप्टर्स में आपको डिटेल में मिलेंगे पढ़ने के लिए। तो हमें लगता है कि अरे हम लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता है कि फ्रेंच और लैटिन ये दो ऐसी भाषाएं हैं जिसके शब्द, ग्रामर, बहुत सारी चीजों को इंग्लिश वालों ने यानी सेक्शंस ने क्या किया, एडॉप्ट किया। क्यों एडॉप्ट किया आप ऐसे समझिए, आप चले जाइए महाराष्ट्र में, हम लोग यहां बोलते हैं प्याज, वो लोग बोलते हैं कांदा। आप वहां प्याज बोलिएगा तो ऐसा नहीं है कि वो आपको कोई समझेंगे कि आप मंगल ग्रह से आए हैं, प्याज वो जानते हैं, लेकिन उनके यहां सबसे ज्यादा प्रचलित प्याज को लिए क्या है, कांदा है। अच्छा, हम लोग अपनी माँ को माँ बोलते हैं या माई बोलते हैं, लेकिन वो लोग महाराष्ट्र मराठी लोग आई बोलते हैं। आप जरा सोचिए, आप माँ को माँ बोलिएगा तो थोड़ी वहां पे कोई गुस्सा करेगा, लेकिन आई वहां का प्रचलित शब्द है। तो कहने का मतलब यह है कि आप जब उन जगहों पर रहने जाते हैं या वहां के लोग आपके यहाँ रहने आते हैं, तो वो आपसे सबसे ज्यादा घुलने मिलने की प्रक्रिया कब होगी या कब लगेगा कि जब एक दूसरे के शब्दों का आदान प्रदान हो जाएगा। अब देखिए, शुरुआत में आपको कोई भी भाषा सीखने में दिक्कत होती है, लेकिन जब आप रहने लगते हैं ऑटोमेटिकली धीरे 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 ग्रेजुअली आपके अंदर डेवलपमेंट होने लगता है। तो जो एंग्लो सेक्शंस थे ये कुछ मामले में बड़ी चालाक लोग थे। ये देखते थे कि सामने वाला भारी पड़ रहा है या सामने वाले से ऐसे जीतना मुश्किल है, तो ये लोग क्या करते थे, उनकी भाषा में घुसपैठ करते थे, उनके शब्द का यूज करने लगते थे, उनके सेंटेंसेस। अब धीरे धीरे सामने वाले को क्या लगने लगता था कि अरे उसकी भाषा और मेरी भाषा में तो अंतर ही नहीं है, अपनापन है। और इस तरीके से इन लोगों ने अपनी भाषा को और समृद्ध बना लिया, और सारे वर्ड्स, बहुत सारी चीजें जोड़ ली और काफी उनसे सिमिलर लगने लगे। और जब सिमिलर लगने लगे तो ताकत बटोर के फिर उनको जब हरा दिए तो। लेकिन अब जरा सोचिए, जो शब्द एक बार भाषा में घुस गया उसको आप निकाल लीजिएगा। हम लोग आम बोलचाल में बहुत सारे शब्द बोलते हैं, लेकिन हमें यह पता नहीं है कि हम हिंदी बोलते समय बहुत सारे उर्दू भाषा के शब्द और बहुत सारे अंग्रेजी। अब हम लोग इंटरनेट बोलते हैं, स्विच बोलते हैं, बल्ब बोलते हैं, रोड बोलते हैं, स्टेशन बोलते हैं, ट्रेन बोलते हैं, एयरपोर्ट बोलते हैं, क्या ये हिंदी के शब्द हैं? नहीं। उसी तरीके से बहुत सारे शब्द हैं जो हम लोग रोज, जैसे रोज तो प्रतिदिन हिंदी का शब्द है, लेकिन रोज हिंदी का शब्द नहीं है। समझ में आई बात? तो एक होता है मिश्रित भाषा, एक होती है शुद्ध भाषा। तो हम लोग ज्यादातर मिश्रित भाषा का प्रयोग करते हैं। तो इंग्लिश जो है दुनिया की सबसे ज्यादा बड़ी मिश्रित भाषा है। दुनिया के कई भाषाओं के शब्द इसमें आपको देखने को मिलते हैं। सबसे शुद्ध भाषा संस्कृत है, और भी है, मैं ये दावा नहीं करूंगा कि और नहीं, मैं संस्कृत के बारे में जानता हूं इसलिए संस्कृत की बात कर सकता हूं। नेक्स्ट पैराग्राफ बुक में देखिए आप लोग, द रिलेशनशिप्स बिटवीन द सेल्ट्स एंड द इन्वेडर्स is difficult to describe accurately, but they seemed to have settled down side by side in more or less peaceful contact with the Anglo-Saxons and combined to produce 7 kingdoms known as the Anglo-Saxon heptarchy। कहा जाता है कि निश्चित है कि जब आप, अब जरा सोचिए, हमारे शरीर में वैक्सीनेशन हो रहा है अभी कोरोना से बचने के लिए। तो जब कोरोना का वैक्सीन हमारे शरीर में जाता है तो हमें दर्द बुखार होता है, कुछ लोगों को ज्यादा होता है, कुछ लोगों को कम होता है, किसी को कम असर समझ में आता है क्योंकि उसकी इम्यूनिटी मजबूत होती है, इम्यून सिस्टम मजबूत है, लड़ के जीत गया। लेकिन इम्यूनिटी अगर बराबर बराबर की होगी या कमजोर होगी तो आपको बुखार वगैरह आएगा। आप जरा सोचिए, जो वैक्सीन है वो एक्चुअली में वायरस का ही एक फॉर्म है, उसको कमजोर करके आपके शरीर में डाल दिया गया है। क्यों डाल दिया गया है? क्योंकि उससे मिलते जुलते नए अगर आपके शरीर में घुसे तो उसके से लड़ने के लिए आपके शरीर में एंटीबॉडी तैयार की जा सके। तो जब आपके शरीर में वो एंटीवायरस डाला जाता है तो आपका शरीर पहले से तो उसको नहीं पहचानता है, तो पहले उससे लड़ाई होती है। जब उससे लड़ाई होती है तो आप उससे जीतने की कोशिश करते हैं, वो आपसे जीतने की कोशिश करता है, लेकिन अंततः क्या होता है, आप लोग सेटल हो जाते हैं। तो हमारे शरीर में तो ऐसे दुनिया भर के वायरस की एंटीबॉडी बनी हुई है ना। बच्चा पैदा होता है तब से लेकर बड़े होने तक दुनिया भर के अलग अलग वायरस से बचने के लिए दिए जाते हैं। तो सब तो अपनी अपनी जगह पर एडजस्ट है, उसी शरीर में सब है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहे जाते हैं ये उसी शरीर में सब है। तो आप जरा सोचिए, इसी तरीके से जब सेक्शंस आए होंगे तो शुरू में लड़ाइयां हुई होंगी, किससे? सेल्टिक्स लोगों से। लेकिन सब दोनों लोगों को पता चल गया कि लड़ने में कोई फायदा नहीं है, हम भी मारेंगे, वो भी मारेगा, हमारा भी बर्बाद होगा, उसका भी बर्बाद हुआ। तो इस बर्बादी से बचने का एक ही उपाय है, शांति। जैसे हमारे देश में अभी संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसका काम क्या है? पूरी दुनिया में शांति बहाल रहे। तो उसी तरीके से हमारे शरीर में या हम हर देश में कुछ इस तरीके के लोग होते हैं जो शांति व्यवस्था, तो उनके नेतागण लोग या उनके जो शासक प्रशासक होंगे मिले होंगे, बोले होंगे कि भाई देखो, कुछ तुम रख लो, कुछ हमको रहने दो, और महाभारत का युद्ध लड़ने से बढ़िया है कि हम लोग शांतिपूर्वक रहें। तो इन लोगों ने आपस में सेटलमेंट करने के बाद 7 किंगडम बनाए, जिसे एंग्लो सेक्शन हेप्टार्की के नाम से जाना जाता है। इनमें से कुछ का राज सेक्शन संभालते थे और कुछ का राज सेल्टिक संभालते थे।
द लीडरशिप ऑफ दीज किंगडम्स ग्रेजुअली पास्ड इनटू द हैंड्स ऑफ द सेक्शंस बिकॉज ऑफ देयर बेटर पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग। लेकिन आप समझते हैं लीडरशिप वही संभाल सकता है जिसके पास लीडरशिप की क्वालिटी हो। एंग्लो सेक्शंस थोड़े मजबूत थे, और अब देखिए ये तो समराइज किताब है, एग्जैक्ट स्थिति तो हम अभी समझते हैं, लेकिन हुआ यही होगा कि वो लोग भारी पड़े होंगे या उनकी शासन व्यवस्था अच्छी चलती होगी, वो लोग हमेशा बाहर वालों से अपनी रक्षा कर पाते होंगे। सेल्टिक्स लोग बाहर वालों से अपनी रक्षा नहीं कर पाते होंगे, शासन व्यवस्था अच्छे से नहीं चला पाते होंगे, आर्थिक स्थिति बिगड़ गई होगी, तो लोगों में विद्रोह हो गया होगा और वापस एंग्लो सेक्शंस ने उसको क्या कर लिया होगा, एक्वायर कर लिया होगा, और फिर से पूरा राज धीरे धीरे किसके हाथ में चला गया, एंग्लो सेक्शंस के हाथ में। द सेल्टिक लैंग्वेजेस were not used for any purposes by them, neither did these languages influence the sections। देखिए क्या होता है, हमारे यहाँ या दुनिया में बहुत जगहों पे आप जाइएगा तो वहाँ की कुछ क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं, और जब हम लोग वहाँ जाते हैं, मान लीजिए हम लोग 1-2 आदमी जाएंगे तो मजबूरी है हमारी कि हम लोग उसकी क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करें क्योंकि वो लोग ज़्यादा हैं। लेकिन जरा गौर कीजिए, आप बराबरी में जाएं या आप ही ज़्यादा हों तो क्या आपको ये मजबूरी होगी कि आप उनसे उनकी भाषा का प्रयोग करें? और अगर आप ताकतवर है तो हो सकता है कि भविष्य में आप अपनी ही भाषा उन पर थोप दें। इसका बड़ा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आज दुनिया में अंग्रेजी इतना क्यों है मजबूत? एक चीज जरा सोचिए, एक किताब में मैंने पढ़ा था कि अगर हमारे जीवन से ऑयल मतलब पेट्रोल डीजल, और माइक्रोचिप यानी कि कंप्यूटर या कंप्यूटर जैसी जितनी भी वस्तुएं हैं, इनको अगर हमारे जीवन से साफ हटा दिया जाए, आज आप सोए हैं, अगली सुबह उठें तो आपको पता चले कि पेट्रोल डीजल और कंप्यूटर एकदम दुनिया से क्या हो गया है, गायब है, आप अपने आप को फिर से 500-1000 साल पहले महसूस करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि आपको फिर यहां से दिल्ली जाने के लिए कई दिन लगाने पड़ेंगे। कंप्यूटर नहीं होगा, कोई इस तरीके का वीडियो क्लास पॉसिबल नहीं होगा। मतलब ये कि अगर आपके जीवन से इन सारी चीजों को हटा दिया जाए तो ये सारी चीजें आपके जीवन में प्रभावी हैं, तो ये सारे चीजों को उत्पादन करने वाले जो देश हैं या बनाने वाले जो देश हैं, जो इसकी रचना करने वाले देश हैं, वो भी तो आपके ऊपर भारी हैं क्योंकि आप उसके ऊपर निर्भर हैं। आप बड़े बड़े शहरों में चले जाइए, बड़े बड़े बीपीओज खुले हुए हैं, वहां जब आप नौकरी करने जाते हैं तो आप जो इंटरनेशनल बीपीओज हैं वहां की भाषा शैली, आपका नाम तक बदल दिया जाता है। ऐसा लगता है मानो आप हैं ही नहीं। आपका टोन, मैं नेचुरल हिंदी या नेचुरल इंग्लिश बोल रहा हूं इंडियन स्टाइल में, लेकिन अगर मैं इसी को थोड़ा सा हेलो सैम हाउ आर यू इस तरीके से अगर मैं बोलने लगूं तो इसका मतलब यह है कि मैं इंडिया में हूं ही नहीं। तो आप जरा सोचिए कि ऐसा क्यों है? क्योंकि वो रोजगार देने वाली कंपनी कहां की है? इंग्लैंड और अमेरिका जैसे देशों की है। तो जो देश आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से और वैज्ञानिक रूप से मजबूत है, वही देश आपके ऊपर हावी होगा, और अगर वो हावी होगा तो उसकी भाषा भी क्या होगी, हावी होगी। तो आज अंग्रेजी का प्रचलन बढ़ने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि आज के जो आधुनिक युग में जितनी भी चीजें आप अवेल कर रहे हैं, जितनी भी चीजों को कंज्यूम कर रहे हैं, उसमें से ज्यादातर तो उन्हीं देशों ने बनाया है। नाम भी आप उनका यूज करते हैं। क्या इंटरनेट का कोई हिंदी नाम जानते हैं आप लोग? फोन का कोई हिंदी नाम जानते हैं? है, लेकिन यूज करते हो क्या? नहीं। आपने टी शर्ट पहना है, इन्होंने शर्ट पहना है, आपने जीन्स पहना, आपने ट्राउजर पहना है। क्यों? क्योंकि इन सब चीजों को बनाया उन्हीं लोगों ने है। तो इस वजह से मजबूरीवश आप उसी की भाषा के शब्दों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो यहां पे क्या बताया गया कि एंग्लो सेक्शंस ने क्यों एंग्लो सेल्टिक के वर्ड्स का यूज नहीं किया? क्योंकि ये उनके ऊपर हावी थे, इनको उसकी आवश्यकता महसूस नहीं हुई। केवल कुछ ही चंद शब्द आज के डेट में इस्तेमाल किए जाते हैं, वो नदियों के नाम, शहरों के नाम और कुछ नामों के प्रीफिक्स जो हैं। देखिए लिखा भी हुआ है, सम ट्रेसेस ऑफ ब्रिटेन सेल्टिक पास्ट आर ऑल्सो प्रिजर्व्ड इन द फर्स्ट सिलेबल ऑफ द नेम्स ऑफ सम टाउन्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स इन प्रेजेंट डे इंग्लैंड। वर्तमान के इंग्लैंड में कुछ शहरों, डिस्ट्रिक्ट्स के नामों में ही उनके प्रीफिक्स, जैसे वर्सेस्टर, मैनचेस्टर, आप लोग देखा होगा वहां पे एक टीम खेलती है मैनचेस्टर यूनाइटेड, फुटबॉल की टीम है। वर्सेस्टर, ग्लूसेस्टर, लिचफील्ड, सैलीबरी एंड एक्स्टर। और धार्मिक गतिविधियों में जो, देखिए धर्म एक ऐसी चीज है जिससे लोग बड़ी डरते हैं, तो धार्मिक चीजों में लोग छेड़छाड़ नहीं पसंद करते हैं। आप सड़क पे कहीं पे देखिए, हमारे शहर में भी कई जगहों पर बेमतलब के मूर्ति और मंदिर बना देते हैं जिसका कोई प्रामाणिकता या किसी प्रकार की कोई मतलब ऑथेंटिसिटी, महत्व नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी क्या होता है, वो लोग बना दिए, 10 दिन पूजा शुरू, घेर जगह कब्जा हो गया। अब ना पुलिस उसको हटाएगी, एक हटाने जाएगा तो दूसरा विपक्षी नेता खड़ा हो जाएगा। तो इसलिए उन लोगों ने भी धार्मिक मामलों में हाथ डालने से अपने आप को रोका, बचाया, और इस तरीके से उन लोगों ने धार्मिक शब्दों में कोई छेड़छाड़ नहीं की। आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 9, आप लोग पेज पलट लीजिए। डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश। डायलेक्ट्स क्या होता है जी?
डायलेक्ट्स मतलब बोलियां, एक ही भाषा के अगर कई स्वरूप हों जिसके चलते वो एक दूसरे से भिन्न हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डायलेक्ट्स। देयर इज अ क्लियर लाइन ऑफ डिसेंट फ्रॉम द स्पीच ऑफ द एंग्लो सेक्शंस टू मॉडर्न इंग्लिश इन मैटर्स ऑफ साउंड्स, वोकेबलरी, ग्रामर एंड स्पेलिंग, बट ओल्ड इंग्लिश वॉज नॉट अ सिंगल यूनिफॉर्म लैंग्वेज। कहता है कि ओल्ड इंग्लिश और आज की अंग्रेजी में तो काफी बदलाव है, शब्दों में बदलाव है, स्पेलिंग में बदलाव है, ग्रामर में बदलाव है, वाक्यों की बनावट तक में बदलाव है। ठीक, उस समय हम लोग दाऊ दाई बोलते थे, आज यू और दे और वी बोलते हैं। ठीक है, उस समय आइंट बोलते थे, आजकल आरंट बोलते हैं। तो काफी सारे चेंजेस हैं। ये चेंजेस डिटेल में आने वाले चैप्टर्स या आने वाले क्लासेस में आपको पढ़ने को मिलेगा। लेकिन ये समझिए कि ओल्ड इंग्लिश के टाइम में ये सब एक जैसे नहीं थे, एक दूसरे से क्या थे? अलग थे। और ये अलग, किसी में स्पेलिंग का डिफरेंस था, किसी में शब्दावली का डिफरेंस था, किसी में लिपि का डिफरेंस था। तो इस तरीके से ओल्ड इंग्लिश को सिंगल यूनिफॉर्म लैंग्वेज के रूप में नहीं माना जाता था। वी कैन डिस्टिंग्विश 4 डायलेक्ट्स इन ओल्ड इंग्लिश। हम लोग ओल्ड इंग्लिश के 4 अलग अलग डायलेक्ट्स क्या कर सकते हैं? अंतर करके देख सकते हैं। दे आर केंटिश, पहला है केंटिश, दूसरा है नॉर्थम्बरियन, तीसरा मर्सियन एंड चौथा वेस्ट सेक्शन। जब आप मिडिल इंग्लिश में जाएंगे तो पता चलेगा इनमें भी विभाजन हो गया था। Thus it can be said that Old English was dialectical, and this is understandable because 3 different Anglo-Saxon tribes were involved, and it was but natural that a variety in languages exist. और ये 4 वैरायटी क्यों थी? ये समझने लायक बात है ना कि ऐसी 4 वैरायटी क्यों थी? क्योंकि हम जानते हैं एंग्लो सेक्शन कोई एक प्रजाति नहीं थी। एंगल्स, सेक्शंस और जूट्स, ये 3 अलग अलग प्रजातियां थी। तो निश्चित है कि अलग अलग प्रजातियां हैं तो बोलचाल, रहन सहन थोड़ा तो अलग होगा। अगर आप 80% भी मैच करते हैं तो 20% भी तो एक दूसरे से अलग हैं। और इस 20% के चलते क्या है? भाषा में अंतर था, और इस वजह से भाषा में अंतर देखने को मिलता है। लेकिन भविष्य में क्या हुआ? सब लोग एक साथ पलने बढ़ने लगे, एक साथ हो, तो धीरे धीरे घुलते मिलते सारी चीजें क्या हो गई? एक, जैसे मान लीजिए सड़क है, 2 किलोमीटर सड़क, उस पर 20-50 गड्ढे हैं। आप लोगों ने क्या किया? कुछ सालों तक गड्ढा झेला, लेकिन धीरे धीरे नए उम्र के लड़के आए, उन लोगों ने ना गड्ढा नहीं झेलना है, इधर उधर से जुगाड़ के मिट्टी कूड़ा कबाड़ा धीरे धीरे एक एक 2-2 गड्ढे पाटते पाटते अंत में क्या कर दिया उन लोगों ने? सड़क को समतल कर दिया। अब जो नई पीढ़ी आई उसको वो समतल सड़क के रूप में ही दिखाई पड़ रही थी। तो इतना हम लोगों ने पढ़ा इस पार्ट में। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। मेरे हिसाब से इस चैप्टर को कम से कम 3 पार्ट में बनाना होगा, क्योंकि ये काफी बड़ा चैप्टर है ओल्ड इंग्लिश। ठीक है, ये बीच के 3 चैप्टर हैं, 3, 4, 5, ये बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। ठीक है, इनको हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना होगा ताकि एग्जामिनेशंस में इस पे जो क्वेश्चन, अगर आपसे कोई पूछ दे ओल्ड इंग्लिश का पीरियड कब से कब तक था, तो 449 से 1066। हाँ, एंग्लो सेक्शन के आने से पहले वहां कौन लोग थे? एंग्लो सेक्शन, हाँ, एंग्लो सेल्टिक। क्या एंग्लो सेक्शंस एंग्लो सेल्टिक के वर्ड्स का प्रयोग करते थे, भाषा का प्रयोग करते थे? नहीं करते थे, केवल शहरों, नदियों और कुछ धार्मिक चीजों के नामों का प्रयोग करते थे। ओल्ड इंग्लिश के डायलेक्ट्स कितने थे? 4। कौन कौन से? कैंटिश, नॉर्थम्बरियन, मर्सियन और वेस्ट सेक्शन। और ये एक सिंगल यूनिफॉर्म लैंग्वेज नहीं था। क्यों? क्योंकि इसकी प्रजाति। तो अगर इस पे मैं 2-3 क्वेश्चंस क्रिएट कर दूं तो आप लोग उसको अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है, इसको इतने पे ही रोकते हैं आज। थैंक यू।